सभी को नमस्कार। मैं आज क्लास 10th का सब्जेक्ट ज्योग्राफी में लेसन नंबर 2 जिसका नाम है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, जिसे हिंदी में कहते हैं वन एवं वन्य जीव संसाधन के बारे में कुछ मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करूंगा। तो आप सभी को पता है कि हम इस प्लेनेट अर्थ पर ह्यूमन बीइंग अकेले तो नहीं रहते हैं। हम काफ़ी जानवरों और कीड़े मकोड़ों के साथ अर्थ को शेयर करते हैं और इकोसिस्टम बनाते हैं, जिससे हम ह्यूमन बीइंग्स सिर्फ उस इकोसिस्टम का एक हिस्सा हैं और अपनी एक्सिस्टेंस के लिए उन पर डिपेंडेंट रहते हैं। अब चाहे हमें इकोसिस्टम से हमें ब्रीदिंग के लिए एयर मिलती है, पीने के लिए पानी मिलता है या फूड के लिए सॉइल मिलता है, और हम सब लिविंग बीइंग्स मिलकर यह इकोलॉजिकल सिस्टम बनाते हैं। इसलिए फॉरेस्ट भी बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि फॉरेस्ट बहुत सारी चीज़ों का प्राइमरी प्रोड्यूसर हैं। अगला टॉपिक है बायोडाइवर्सिटी। इंग्लिश में बता रहा हूँ पहले। बायोडाइवर्सिटी मीन्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स लिविंग टुगेदर इन ए स्टेट, रीजन, कंट्री। यानी जब अलग अलग प्रकार के प्लांट्स और एनिमल्स किसी एक रीजन यानी क्षेत्र, कंट्री यानी देश, या स्टेट यानी राज्य में या कहीं भी साथ में रहते हैं और एक अच्छा एनवायरनमेंट बनाते हैं तो उसे बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। बायोडाइवर्सिटी और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी दोनों का मतलब एक ही होता है। आप सभी को पता होगा कि फ्लोरा हम प्लांट से कहते हैं और फ्योना हम एनिमल्स को कहते हैं। तो यह बताता हूँ कि इंडिया में फ्लोरा और फ्योना की क्या हालत है। इंडिया में पूरे वर्ल्ड के 8% स्पीसीज़ मौजूद हैं। स्पीसीज़ मतलब होते हैं प्रजातियाँ मौजूद हैं, और शायद आगे चलकर और बढ़ जाएंगे क्योंकि कुछ स्पीसीज़ तो इंडिया में अभी तक डिस्कवर भी नहीं किए गए हैं। इंडिया में एनिमल्स की स्पीसीज़ लगभग 81,000 81,000 हैं और प्लांट्स की स्पीसीज़ लगभग 47,000 47,000 तक हैं। उन प्लांट्स में 15,000 यानी 15,000 स्पीसीज़ फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, यानी फूल देने वाले हैं। इंडिया जितनी भी फ्लोरा की स्पीसीज़ रिकॉर्डेड की गई हैं उनके 10% यानी 10%, और जितने भी मैमल्स रिकॉर्डेड किए गए हैं उनके 20% यानी 20% स्पीसीज़ तो गायब यानी थ्रेटेंड होने की कगार पर खड़े हैं, यानी कुछ समय बाद वो विलुप्त हो जाएंगे। एक ऑर्गेनाइजेशन है IUCN, यानी इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन एंड नेचुरल रिसोर्सेज। आई रिपीट, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन एंड नेचुरल रिसोर्सेज। तो इस ऑर्गेनाइजेशन ने प्लांट्स और एनिमल्स को डिफरेंट कैटेगरीज में बांटा है। पहली कैटेगरी है नॉर्मल स्पीसीज़। वो स्पीसीज़ होती हैं जिनकी पॉपुलेशन नॉर्मल समझा जाता है। एग्जाम्पल कैटल्स हैं, रोडेंट्स हैं, ये सब। सेकंड है एंडेंजर्ड स्पीसीज़। यह वो स्पीसीज़ हैं जो ख़त्म या लुप्त होने की कगार पर होते हैं, यानी इनको डिक्लाइन करने वाले नेगेटिव फैक्टर्स अगर चलते रहे
तो इनका सर्वाइवल बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा। एग्जाम्पल है इनके क्रोकोडाइल, इंडियन राइनो। थर्ड है वैल्यूरेबल स्पीसीज़। यह वो स्पीसीज़ हैं जो ख़त्म होने की कगार पर खड़े होते हैं अगर इनको डिक्लाइन करने वाले नेगेटिव फैक्टर्स अब आगे भी चलते रहे। एग्जाम्पल हैं ब्लू शीप और एशियाटिक एलिफेंट। फोर्थ है रेयर स्पीसीज़। यह वो स्पीसीज़ हैं जो तो एंडेंजर्ड और वैल्यूरेबल बन सकती हैं अगर इनको डिक्लाइन करने वाले नेगेटिव फैक्टर्स आगे भी चलते रहे तो। एग्जाम्पल है डेजर्ट फॉक्स, वाइल्ड एशियाटिक बफेलो वगैरह वगैरह। फिफ्थ है एंडेमिक स्पीसीज़। यह वो स्पीसीज़ हैं जो पर्टिकुलर एरिया में पाई जाती हैं, जैसे कि अंडमान वाइल्ड पिग सिर्फ अंडमान में ही पाया जाता है और मिथुन सिर्फ अरुणाचल प्रदेश में ही पाया जाता है। सिक्स्थ पॉइंट है एक्सटिंक्ट स्पीसीज़। यह वो स्पीसीज़ हैं जो ख़त्म हो गई हों या फिर लुप्त हो गई हैं। यह स्पीसीज़ बहुत ढूंढने के बाद भी अभी तक नहीं मिली हैं, इसलिए इनको एक्सटिंक्ट स्पीसीज़ कहा गया है। एक्सटिंक्ट स्पीसीज़ का एक पर्टिकुलर एरिया से हो सकता है, एक रीजन से हो सकता है, एक कंट्री से हो सकता है, या कॉन्टिनेंट से भी हो सकता है, या पूरे अर्थ से भी हो सकता है। एक्सटिंक्ट कोई भी स्पीसीज़ हो सकता है। एग्जाम्पल है एशियाटिक चीता और पिंक हेड डक। नेक्स्ट टॉपिक है कॉजेस ऑफ डेप्लेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। फर्स्ट पॉइंट है इसके अंदर लॉस ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड। इस पीरियड में फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को बहुत बड़ा घाटा हुआ था, क्योंकि कॉलोनियल पीरियड में रेलवेज़, एग्रीकल्चर और माइनिंग बहुत तेज़ी से एक्सपेंड हो रहे थे। सेकंड पॉइंट है एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर। इंडिपेंडेंस के बाद भी इंडिया में एग्रीकल्चर बहुत तेज़ी से एक्सपेंड हो रहा था, और इसका पता ऐसे चला कि एक सर्वे के अनुसार जब 1980 में हमें यह पता चला कि पूरे फॉरेस्ट एरिया का 26,200 स्क्वायर किलोमीटर फॉरेस्ट का एरिया इंडिया में एग्रीकल्चर लैंड में कन्वर्ट हो चुका है। थर्ड पॉइंट है लार्ज स्केल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, यानी बड़े बड़े डेवलपमेंट प्रोजेक्ट भी फॉरेस्ट के लॉस के लिए इक्वली रेस्पॉन्सिबल हैं, क्योंकि 1951 में से लेकर अभी तक 5,000 यानी 5,000 स्क्वायर किलोमीटर फॉरेस्ट रिवर वैली प्रोजेक्ट के लिए काटे गए हैं। और नर्मदा सागर प्रोजेक्ट जो मध्य प्रदेश में अभी भी चल रहा है, और यह माना जाता है कि वह प्रोजेक्ट 40,000 यानी 40,000 हेक्टेयर फॉरेस्ट लैंड को क्लियर कर देगा, यानी साफ़ कर देगा। फोर्थ है माइनिंग एक्टिविटीज़। यह भी डिफॉरेस्टेशन का एक मेजर फैक्टर है, और माइनिंग वो प्रोसेस होता है जिससे हम मिनरल्स को ऑब्टेन करते हैं, आप सबको पता होगा। फिफ्थ है ग्रेजिंग एंड फ्यूल वुड कलेक्शन, यानी जानवरों को चराना और पेड़ों को काटकर उनसे फ्यूल वुड का कलेक्शन करना भी फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ का डिपिक्ट करता है। अगला टॉपिक है हमारा फैक्टर्स ऑफ एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन। फर्स्ट पॉइंट है अनइक्वल एक्सेस टू रिसोर्सेज, मतलब अलग अलग लोगों को रिसोर्सेज का अलग अलग एक्सेस होता है। कुछ लोगों को अच्छे रिसोर्सेज का एक्सेस मिलता है, और कुछ लोगों को उतने अच्छे रिसोर्सेज का एक्सेस नहीं मिल पाता है। सेकंड है
इनइक्विटेबल कंजप्शन ऑफ रिसोर्सेस, मतलब कुछ लोग अच्छे रिसोर्सेस को कंजर्व करते हैं, वहीं कुछ लोग उतने अच्छे रिसोर्सेस को कंजर्व नहीं कर पाते हैं, कंज्यूम नहीं कर पाते हैं। थर्ड है डिफरेंशियल शेयरिंग ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एनवायरनमेंट, मतलब कुछ लोग तो एनवायरनमेंट को सुधारने की रेस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है, वहीं कुछ लोग को रेस्पॉन्सिबिलिटी मिलती नहीं है कि वो एनवायरनमेंट सुधार पाएँ या फिर एनवायरनमेंट सुधारना चाहते ही नहीं हैं। नेक्स्ट है कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन, ऐसी कम्युनिटीज़ जो गवर्नमेंट के साथ प्रोटेस्ट करती हैं और फॉरेस्ट को बचाने की कोशिश करती हैं। पहला एग्जांपल है सरिस्का टाइगर रिज़र्व, जो कि राजस्थान में है। यहाँ पर रहने वाले विलेजर्स हैं, उन्होंने फ़ाइट की कि सरिस्का टाइगर रिज़र्व में माइनिंग नहीं होना चाहिए, और माइनिंग वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में भी बैन हो चुकी है। सेकंड एग्जांपल है अलवर डिस्ट्रिक्ट का, जो कि राजस्थान में है। अलवर डिस्ट्रिक्ट में के 5 गांव विलेजेस जो हैं में 1200 हेक्टेयर लैंड को ऐसा डिक्लेयर किया गया है कि उस लैंड में हंटिंग नहीं हो सकती, यानी शिकार नहीं हो सकता, और उस लैंड को पूरी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्ट होगी, उस लैंड में पूरी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्ट होगी। यह लोकल लोगों ने किया है, यानी कोई गवर्नमेंट करने नहीं की थी, वहाँ के जो लोकल लोग हैं उन्होंने किया था। ये अलवर डिस्ट्रिक्ट का टॉपिक आपके बुक में नहीं है, पर मैंने समझाया है आपको। नेक्स्ट है चिपको मूवमेंट, यह मूवमेंट हिमालयाज़ में हुआ था और यह बहुत सक्सेसफुल मूवमेंट था। इस मूवमेंट में डेफॉरेस्टेशन, मतलब पेड़ों की काटने से बंद कराया और एफॉरेस्टेशन करवाया। एफॉरेस्टेशन में ऐसी स्पीसीज़ को उगाया गया जो कि धीरे धीरे कम होती जा रही थी। चिपको मूवमेंट ने ट्रेडिशनल कंजर्व मेथड से ही यह सारे काम किए, इसलिए यह मूवमेंट बहुत सारे लोगों के लिए इंस्पिरेशनल बन गया। 2 मूवमेंट और थे जो हैं बीज बचाओ आंदोलन और नवधन्या। इन मूवमेंट में लोगों ने ट्रेडिशनल मेथड अपनाए, ये क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए इन्होंने फर्टिलाइज़र और फैंसी प्रोडक्ट या सिंथेटिक प्रोडक्ट का यूज़ नहीं करेंगे, इन्होंने ये कहा था। और इन्होंने ट्रेडिशनल मेथड से प्लांट्स को ग्रो करके दिखाया और यह प्रूव किया कि सिंथेटिक केमिकल के बिना प्लांट्स ग्रो हो सकते हैं, यह इकोनॉमिकली अच्छा है। नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक है हमारा JFM, इसकी फुल फॉर्म है जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। यह उड़ीसा में हुआ सन 1988 यानी 1988 में, और इसके अंडर भी लोकल कम्युनिटीज़, लोकल लोग प्रोटेक्शन एक्टिविटीज़ अंडरटेक करती थी। फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करती है, डिग्रेड होने से उसके रिटर्न में कुछ ना कुछ ये कम्युनिटीज़ थी या फिर जो लोग थे, लोकल लोग थे, क्या करते थे, फॉरेस्ट को बचाव करते थे डिग्रेडेशन काटने से, और उसके रिटर्न में कुछ ना कुछ बेनिफिट गवर्नमेंट उन्हें देती थी, ना कुछ उनको ऐसा बेनिफिट गवर्नमेंट प्रोवाइड करती थी, जैसे कि फॉरेस्ट से कुछ प्रोडक्ट देती जो प्रोडक्ट उनके लिए यूज़फुल होगा। तो अभी हम सबको ये मॉरल है, एक चैप्टर तो कंप्लीट हो गया, पर मॉरल ये निकलता है कि हमें फॉरेस्ट को और वाइल्ड लाइफ जो है जो जीव हैं, वन जीव हैं, जो उनको बचाकर रखना चाहिए, फॉरेस्ट को बचा के रखना चाहिए, अननेसेसरी उसका कटाव नहीं करना चाहिए पेड़ों का,
और जितना हो सके पेड़ उगाने चाहिए, क्योंकि ये फॉरेस्ट हमें बहुत सी चीज़ें देते हैं और हम फॉरेस्ट पर बहुत ही निर्भर हैं, बहुत डिपेंडेंट हैं। अगर इसी तरह से काटते रहे हम पेड़ों को या फॉरेस्टों को, तो एक समय ऐसा आएगा कि हमारे पास सांस लेने में परेशानी होगी। क्योंकि फॉरेस्ट क्या होता है, फॉरेस्ट से क्या है, ज़्यादातर हमें फ्रेश ऑक्सीजन मिलती है। तो आपका चैप्टर यहाँ पर समाप्त होता है। मैं आशा करता हूँ कि आप सबको यह चैप्टर के मुख्य बिंदु समझ में आए होंगे। अगर आपकी कोई भी परेशानी है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका ज़रूर उत्तर दूँगा। तब तक के लिए घर में रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।